वीडियो की शुरुआत करते हैं और दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का इतिहास रहा है, इसे सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इसके बाद 1526 के बाद मुगलों का शासन आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के इतिहास को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल कहा जाता है। तो इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया। यानी कि सल्तनत काल में कितने वंशों ने शासन किया? तो 5 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने शासन किया। उसके बाद 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन किया। उसके बाद 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश ने शासन किया। उसके बाद 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश ने शासन किया और 5वां वंश था लोधी वंश। तो ये 5 वंशों ने सल्तनत काल के अंतर्गत शासन किया। तो आज की इस वीडियो में हम पहला जो है गुलाम वंश, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी प्रश्न बनते हैं, गुलाम वंश से रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा है। उसके बाद खिलजी वंश आ जाता है। तो आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आखिर इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश क्यों कहा जाता है? तो इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश का संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम या दास था। तो इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, इसीलिए इसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी, गुलाम वंश की। तो दास से आप ये मत समझ लेना कि कुतुबुद्दीन अगर मोहम्मद गौरी का दास था तो निचले स्तर के काम करता होगा। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़ने जाया करता था। एक तरह का वो सेनापति था, मोहम्मद गौरी के राज दरबार का हिस्सा भी था। भले ही वो उसका गुलाम था या दास था, पर वो उसका सेनापति था, उसके राज दरबार का हिस्सा भी था और युद्ध लड़ने भी जाया करता था। ये ठीक उसी तरह है जैसे आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी ना, उसमें जो कटप्पा था तो वो गुलाम, पर आपने देखा होगा कि वो युद्ध में भाग लेता था और एक सेनापति की तरह था। ठीक उसी तरह कुतुबुद्दीन था तो मोहम्मद गौरी का गुलाम दास, पर वो मोहम्मद गौरी का सेनापति था और युद्ध में भाग लिया करता था। तो हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और कुछ विद्वान गुलाम वंश को मामलूक वंश का नाम देते हैं। इसे क्या कहते हैं? मामलूक वंश। मामलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। तो याद रखिएगा, गुलाम वंश को ही मामलूक वंश भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम देख लेते हैं कि गुलाम वंश में किन किन राजाओं ने शासन किया। तो सभी राजाओं के बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें तो जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि गुलाम वंश में किन किन राजाओं ने शासन किया। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपसे पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है। तो आपको नाम तो पता ही होना चाहिए ना कि हाँ, ये शासक गुलाम वंश से संबंधित है। आपको सबके बारे में पढ़ना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये शासक गुलाम वंश से संबंधित है। तो एक बार देख लेते हैं, इसको आपको रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ना है। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ने तो गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसके बाद अगला शासक बना था आराम शाह, उसके बाद बना इल्तुतमिश, उसके बाद बना रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद अगला शासक बना गुलाम वंश का रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, उसके बाद गुलाम वंश का 7वां शासक बना अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद बना नसीरुद्दीन महमूद शाह, उसके बाद बलबन, बलबन के बाद कैकुबाद और कैकुबाद के बाद गुलाम वंश का आखिरी शासक बना शमशुद्दीन क्यूमर्श। इसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है। तो ये आखिरी शासक था। तो इसमें से हमें कुतुबुद्दीन के बारे में पढ़ना है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है, रजिया सुल्तान और बलबन, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। बाकी तो बस आपको पता होना चाहिए कि ये गुलाम वंश से संबंधित है। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा। यानी कि इसने 4 साल शासन किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इसी को ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में लूटपाट करके वापस अफगान गया था ना, तो उसने भारत में अपने दासों को नियुक्त किया था जो भारत में उसके नाम से शासन करे। उसी में से था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य आरोहण कब हुआ, यानी कि ये गद्दी पर कब बैठा? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद
25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य आरोहण लाहौर में हुआ। कहां पर? लाहौर में। और इसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था, ये याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और जब ये स्वतंत्र शासक बना, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तब ये दासता से मुक्त नहीं था। इसीलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपह सलार की उपाधियों के साथ शासन किया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की क्योंकि ये दासता से मुक्त नहीं था। इसने मलिक और सिपह सलार की उपाधियों के साथ शासन किया, याद रखिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां देख लेते हैं कि इसे कौन कौन सी उपाधियां मिली थी। तो इसे लखता या लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि ये काफी दान करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श और हातिम ताई भी कहा जाता था। हातिम ताई का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करता है। और ये कुरान पढ़ता भी था, इसे कुरान याद थी, इसीलिए इसे कुरान ख्वां भी कहा जाता था। तो इसकी उपाधियां याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाख बख्श, हातिम ताई और कुरान ख्वां, ये तीनों ही उपाधियां किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की थी। और ऐबक के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? तो ऐबक के दरबारी विद्वान थे, दो नाम याद रखिएगा। पहला है हसन निजामी, जिन्होंने इसे हातिम ताई कहा। हसन निजामी ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई कहा था, ये उपाधि दी थी। दूसरे दरबारी थे फक्र ए मुदब्बिर, तो ये दोनों ही कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी थे, याद रखिएगा। तो अब हम आगे देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो जो ये कुतुब मीनार था ना, इसका जो नाम था, ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि कुतुबुद्दीन ने अपने नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा था, नहीं। इसने अपने गुरु सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम रखा था। तो इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। तो जो कुतुब मीनार था, इसकी 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जबकि शेष 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो इसकी 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और इस कुतुब मीनार का पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो बाद में क्या हुआ था कि इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर गई थी, जिसके कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इसके शीर्ष का पुनः निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ये भी याद रखेगा। ये तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। इसने इसके शीर्ष का यानी कि शिखर का पुनः निर्माण करवाया था, जो कि बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। तो याद रखेगा कि कुतुब मीनार के निर्माण में 3 लोगों का भाग था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का और फिरोज शाह तुगलक का। तो उसके बाद आगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुछ और निर्माण कार्य देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो सबसे पहले है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि राजस्थान में है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, इन तीनों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो उसके बाद आगे है कि 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो चौगान का खेल, जिसे पोलो कहा जाता है, तो पोलो का खेल खेलते समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये घोड़े से गिर गया था और घोड़ा इसके ऊपर चढ़ गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, कौन सा खेल खेलते समय? चौगान का खेल, या जिसे हम पोलो कहते हैं। तो एग्जाम में ये पूछा गया है कि चौगान का खेल खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो इसका पुत्र था आराम शाह, इसको लाहौर की गद्दी पर बैठा दिया गया। पर यह एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीनों तक ही शासन किया। उसके बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। कौन? इल्तुतमिश। पहले कौन था? आराम शाह। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो गई, तो इसके बेटे आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठा दिया गया। जितने आराम से इसे बैठाया गया, उतने ही आराम से इल्तुतमिश ने इसे हटा दिया। 8 महीनों तक ही केवल आराम शाह ने शासन किया। उसके बाद अगला शासक बना इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक का रहा है। और आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। तो जो इल्तुतमिश था ना, ये पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, बाद में ये इसका दामाद बन गया और बाद में ये आप देख ही रहे हैं कि गुलाम वंश का शासक बन गया। और जो ये इल्तुतमिश था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था, याद रखिएगा। और इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने देखा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद उसके बेटे ने भी लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था। पर इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को बदलकर कहां पर लेकर गया? ये दिल्ली। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। और इल्तुतमिश ने
बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, पर जो इल्तुतमिश है ना, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक तो वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, पर वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को, क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो सुल्तान की उपाधि किससे ली इसने? बगदाद के खलीफा से। खलीफा यानी कि मुसलमानों का जो धर्म गुरु होता था उसे खलीफा कहा जाता था, तो उससे इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इल्तुतमिश के समय एक मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, आपने इसका नाम सुना ही होगा, चंगेज खां का नाम। तो चंगेज खां ने जलालुद्दीन मांग बरनी पर आक्रमण किया था। तो जो जलालुद्दीन मांग बरनी था ना, ये इल्तुतमिश के पास आया और इसे शरण मांगी और कहा कि मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है, कृपया आप मुझे बचाएं। तो जब इल्तुतमिश ने मांग बरनी से पूछा कि किसने तुम पर आक्रमण किया है, तब मांग बरनी ने कहा चंगेज खां ने। तो जैसे इसने सुना कि चंगेज खां ने आक्रमण किया है, इसने शरण देने से मना कर दिया, क्योंकि जो चंगेज खां था ना, उस समय उससे कोई हरा नहीं सकता था, वो काफी क्रूर शासक था, उसकी जो सेना थी वो काफी क्रूर थी। तो जब इसने सुना कि चंगेज खां ने आक्रमण किया है ना, तो इसने शरण नहीं दी और इसने इस तरह अपने आप को बचा लिया, क्योंकि अगर ये शरण दे देता तो चंगेज खां इस पर आक्रमण कर देता और इसको गद्दी से हटा देता या तो इसकी हत्या कर देता। इसीलिए इसने जलालुद्दीन मांग बरनी को शरण नहीं दी और चंगेज खां के आक्रमण से अपनी रक्षा की। तो इल्तुतमिश ने ही सल्तनत काल की 3 महत्वपूर्ण अंग इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। याद रखिएगा, तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। इक्ता प्रणाली, सेना और मुद्रा प्रणाली, इन तीनों का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो इक्ता प्रणाली क्या होती है? तो धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। तो जो भी इल्तुतमिश के समय बड़े बड़े सूबेदार और सेनापति होते थे ना, उनको ये धन के स्थान पर जो वेतन दिया जाता था ना, वो धन के बदले भूमि प्रदान करता था। इसी को इक्ता प्रणाली कहा गया। और जिन्हें भूमि प्रदान की जाती थी उसे इक्तेदार कहा जाता था। प्रणाली का नाम था इक्ता प्रणाली और जिसे भूमि प्रदान की जाती थी उसे इक्तेदार कहा जाता था। और उसके बाद देखते हैं सेना। तो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया था, जिसे तुर्क-ए-चिहलमानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता था। और इस दल चालीसा का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आगे गुलाम वंश को चलाने में। तो याद रखिएगा, इस दल चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। इसमें 40 तुर्क सरदार थे जो कि इसके सलाहकार थे। तो इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली, सेना और तीसरी है मुद्रा प्रणाली। तो इसने टंका और जीतल 2 मुद्राएं चलाई। तो टंका जो था ये चांदी का सिक्का था और जो जीतल था ये तांबे का सिक्का था। तो इसने मुद्राएं चलाई थी टंका और जीतल, याद रखिएगा। तो उसके बाद आगे हम इल्तुतमिश के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध देख लेते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो 1215 ईस्वी में इसने तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा था, जिसमें इसने ताजुद्दीन एल्दोज को पराजित किया था। इसकी विजय हुई थी तराइन के तीसरे युद्ध में। उसके बाद 1217 ईस्वी में इसने मंसूरा के युद्ध में नसीरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया था। उसके बाद 1226 ईस्वी में इसने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी और उस समय जो बंगाल का शासक था गियासुद्दीन, उसे इसने हरा दिया था। उसके बाद अगले ही वर्ष 1227 ईस्वी में इसने सिंध और मुल्तान पर विजय प्राप्त की और नसीरुद्दीन कुबाचा को पराजित कर दिया। उसके बाद 1226 ईस्वी से लेकर 1231 ईस्वी के दौरान इसने राजपूतों पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। और जो इसका आखिरी युद्ध था वो था 1235 का, जो इसने पंजाब के खोखरों के विरुद्ध किया था और वहां पर भी इसको विजय मिली थी। तो ये इसका आखिरी युद्ध था। तो ये इसके कुछ प्रमुख युद्ध हैं जो मैंने एक ही स्लाइड में कवर कर दिए। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया था। आगे हम देखेंगे कि इसकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान, वो भी लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगने के लिए आती है। तो इसी ने लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगने की परंपरा को चलाया था इल्तुतमिश ने। और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और ये अपने मृत्यु से पहले ही अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। इसके बेटे भी होते हैं, पर ये अपने बेटों को नहीं बल्कि अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकार नियुक्त करके जाता है और इसके बाद में मृत्यु हो जाती है। पर जब इसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो जो 40 तुर्क सरदार थे, मैंने आपको बताया था ना पीछे, वो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान शासक बने। वो किसी महिला को शासक नहीं बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने रजिया सुल्तान को नहीं बल्कि इल्तुतमिश के सबसे छोटे बेटे रकुनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया। जबकि इल्तुतमिश कहकर गया था कि मेरे बाद मेरी पुत्री को शासक बनाया जाए, पर जो 40 सरदार थे उनका काफी दबदबा था। उन्होंने इसके सबसे छोटे बेटे रकुनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो रजिया थी ना, ये न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर, क्योंकि इसके पिता ने ये परंपरा चलाई थी ना कि अगर आपको न्याय चाहिए तो लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाई थी, तो रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की। तो जनता के हस्तक्षेप के बाद ये शासिका बने।
क्योंकि जब ये जनता के बीच आई तो इसने बताया कि मैं अपने पिता की उत्तराधिकारी थी, तो मुझे शासिका बनना चाहिए था। पर जो 40 सरदार थे इन्होंने रकुनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया था। तो जनता ने क्या किया, विद्रोह कर दिया और जनता के हस्तक्षेप के बाद रजिया सुल्तान को शासिका बनाना पड़ा। तो 40 तुर्क सरदार थे ना, जनता का विद्रोह हो गया, इस कारण उन्हें भी रजिया सुल्तान को क्या बनाना पड़ा, दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनाना पड़ा। तो अब हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। तो जो रजिया सुल्तान का शासनकाल था ये 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक का था। तो जो रजिया थी ये दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी। तो याद रखिएगा ये भारत की पहली और दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान थी। उसके बाद अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके अमीर आखूर यानी कि अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। तो ये याकूत कौन था, तो देखिए जो रजिया सुल्तान थी ये शासिका भले ही बन चुकी थी पर अभी भी ये चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई थी, क्योंकि जो 40 तुर्क सरदार थे ना वो अभी भी षड्यंत्र रच रहे थे कि रजिया सुल्तान को कैसे गद्दी से हटाया जाए। तो इनका एक छोटा सा सूबेदार था, उसका नाम था याकूत, जो कि रजिया सुल्तान की तरफ था। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, उसका प्रमोशन कर दिया और उसे अश्वशाला का प्रधान बना दिया। उसके बाद जो ये 40 तुर्क सरदार है ना, जिन्हें चालीसा दल कहा गया, इन्होंने जनता के बीच में ये अफवाह फैला दी कि ये जो रजिया सुल्तान है और याकूत है ना, इनके बीच में प्रेम संबंध चल रहा है। इन्होंने जनता के बीच में ये अफवाह फैला दी। जब इसका प्रमोशन किया गया यानी कि याकूत का प्रमोशन किया गया, क्योंकि जो याकूत था ये रजिया सुल्तान की तरफ था और 40 तुर्क सरदार क्या चाहते थे कि रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाया जाए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई महिला शासक बने, इसीलिए उसे हटाना चाहते थे। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो रजिया सुल्तान थी इसकी राजधानी दिल्ली थी ना, तो दिल्ली राजधानी थी। तो उसके आगे पंजाब था, पंजाब का एक सूबेदार था, उसे उस समय तबर हिंद कहा जाता था। तो पंजाब का छोटा सा क्षेत्र जिसे तबर हिंद कहा गया, उसका एक सूबेदार था। उसने क्या किया, उसने बगावत कर दी, उसने कहा कि मैं शासक हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ, रजिया सुल्तान को उसे युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उस समय जो तबर हिंद का सूबेदार था जिससे लड़ाई करनी थी उसका नाम था अल्तुनिया। अब क्या हुआ, रजिया सुल्तान को अल्तुनिया से लड़ाई करनी पड़ेगी और अल्तुनिया ने क्या किया कि रजिया सुल्तान को हरा दिया। पहले तो क्या हुआ कि रजिया सुल्तान ने काफी वीरता से लड़ाई की, पर बाकी के जो सेनापति थे ना उन्होंने रजिया सुल्तान का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये हार जाए। इसीलिए क्या हुआ कि जो अल्तुनिया था वो रजिया सुल्तान पर भारी पड़ा और उसने रजिया सुल्तान को हरा दिया। पर रजिया सुल्तान ने भी गेम खेल दी। जब रजिया सुल्तान हार गई ना तो उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। याद रखिएगा, इसने क्या किया, अल्तुनिया से विवाह कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1240 में कैथल के निकट रजिया और अल्तुनिया की हत्या करा दी गई। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। कोई कहता है कि डाकुओं ने हत्या कर दी, कोई कहता है कि जो ये 40 सेनापति थे इन्होंने हत्या करवा दी। बस आपको ये जानना है कि 1240 में कैथल के निकट रजिया और अल्तुनिया की हत्या करा दी गई। तो रजिया सुल्तान के बाद कुछ और भी शासक बने, पर ये इतने योग्य नहीं थे। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि इल्तुतमिश के बाद कौन बना था, रकुनुद्दीन फिरोज शाह, जबकि बनना किसको चाहिए था, रजिया को। फिर रकुनुद्दीन फिरोज शाह को हटाया गया और रजिया को शासिका बनाया गया। तो जब रजिया की हत्या हो गई ना, उसके बाद शासक कौन बना, बहराम शाह, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, यानी कि रजिया सुल्तान का भाई था। उसके बाद ये शासक बना, परंतु इसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो कि आपको पढ़ाया जाए। तो बहराम शाह के बाद अगला शासक बना अलाउद्दीन मसूद शाह। ये कौन था, तो ये रकुनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, यानी कि रजिया सुल्तान का जो भाई था ना रकुनुद्दीन फिरोज शाह, उसका बेटा था। तो आपको ये रिश्ते याद नहीं करने, बस मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि देखिए कि रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह बनना, बहराम शाह के बाद बना अलाउद्दीन मसूद शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद बना नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो जो नसीरुद्दीन महमूद शाह है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो ये बहराम शाह है और अलाउद्दीन मसूद शाह है इससे कोई भी प्रश्न नहीं बनता। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका शासनकाल 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक रहा और नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। यह एक धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। इसने कोई युद्ध नहीं किया। यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। मतलब कि एक प्रकार का ये धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। कोई इसने युद्ध वगैरह नहीं किया। इसने क्या किया कि बलबन को अपना वजीर बनाया, याद रखेगा बलबन को, और बलबन ने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद शाह से करा दिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि जब नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई ना, यही जो बलबन है ये अगला शासक बना। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में, क्योंकि इसने बलबन को अपना वजीर बनाया। और बलबन ने क्या किया, जो उसकी बेटी थी ना उसकी शादी नसीरुद्दीन महमूद शाह से करा दी, यानी कि नसीरुद्दीन महमूद शाह बलबन का दामाद था। और जब नसीरुद्दीन महमूद शाह जो कि बलबन का दामाद था वो मर गया, तो बलबन उसकी गद्दी पर बैठा और अगला शासक बना। अब हम बलबन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो बलबन था इसका शासनकाल 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक रहा। बलबन ईरान का रहने वाला था। इसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया और इसने ईरानी त्योहार नवरोज को मनाना शुरू किया,
नवरोज किसका त्योहार है? पारसियों का त्योहार। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसने नवरोज का त्योहार भारत में मनाना शुरू किया और इसने दरबार में सजदा और पैबोस की परंपरा प्रारंभ की। सजदा यानी कि जो भी दरबार में आएगा इसके आगे सजदा करेगा, अपना सर झुकाएगा। और पैबोस यानी कि इसके पैरों को चूमेगा। तो इसने दरबार में सजदा और पैबोस की परंपरा प्रारंभ की। तो बलबन ने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि बताया और जिल्ले अल्लाह यानी कि ईश्वर का छाया बताया। इसने कहा कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, जो भी मैं कहूंगा वो आपको मानना ही पड़ेगा। और इसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीतियों को अपनाया। रक्त एवं लोह यानी कि तलवार के बल पर इसने शासन किया। अगर कोई नहीं मानेगा तो उसका रक्त बहा दिया जाएगा। रक्त एवं लोह की नीति इसने अपनाई और बलबन ने दल चालिसा को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसको पता था कि दल चालिसा का ही रोल है किसी को शासक बनाने में और उसको गद्दी से हटाने में। इसीलिए इसने दल चालिसा को ही अंदर से खत्म कर दिया और समाप्त कर दिया। तो बलबन के बाद जो अगला शासक बना था वो था कैकुबार। ये भी एक अयोग्य शासक था और इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक बना क्यूमर्स, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी 1290 ईस्वी में। और उसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत होती है, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर गुलाम वंश खत्म होता है। SB Saroj Kumar सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए।